हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। और इसके साथ साथ हम समझेंगे कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है और संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा क्यों गया है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। समझते हैं कि सबसे पहले संविधान को क्यों रखा गया है या फिर क्यों ज़रूरत है संविधान की। संविधान में फंडामेंटल राइट्स कहाँ हैं वो तो फिर हम बाद में देखेंगे। आप मान के चलिए एक समाज में रह रहे हो, आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी में काफ़ी सारे मेंबर्स रह रहे हैं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, सबका अलग अलग विचार होंगे, सब अपना अलग अलग थिंकिंग। इनके बीच कोऑर्डिनेशन बैठाना है, वरना क्या होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हर कोई अपने हित के लिए मनमाने तरीके से कार्य करेगा और इस तरह से समाज में अराजकता आ जाएगी। तो एक सेट ऑफ बेसिक रूल होना, हमें कानूनी दस्तावेज का संचय होना, जिसके द्वारा हम क्या कर सकें, जिसके द्वारा हम ये तय कर सकें, हाँ ये हमारे पास कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल है और इसके द्वारा हम ये तय कर पा रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों की भी समन्वय है और समाज में किसी भी तरह से अराजकता नहीं फैलेगी। ठीक है, तो यही हमारा कार्य करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेफिनेशन से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। संविधान क्या होता है, संविधान मूल सिद्धांतों का क्या होता है, एक निकाय होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी राज्य को संचालित किया जाता है, उसका शासन चलाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम देखें तो इसके कार्य क्या होते हैं, कार्य भी तो होंगे, फंक्शंस होंगे। सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें लोगों के बीच क्या करना है, समन्वय बनाना है। तो समन्वय बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समन्वय बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ बेसिक रूल का सेट ऑफ बेसिक रूल्स हो। तो प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल, है ना। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के बाद दूसरे फंक्शन की बात करें तो क्या है, स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक द डिसीजन इन द सोसाइटी। किसके पास शक्ति है निर्णय लेने की, ना नागरिकों के हितों के रिलेटेड कुछ निर्णय लेना है तो वो कौन लेगा, ये हमें संविधान से पता चलता है। तो संविधान का कार्य होता है ये तय करना। तो ठीक है, इसके बाद होता है सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटी। मान के चलिए गवर्नमेंट कुछ लॉ बना रही है, लेकिन उन लॉज पे भी कुछ लिमिट सेट कर दी गई है, कुछ सीमाएं कर दी गई हैं कि वो जो भी कानून बनेगा वो नागरिकों के इन हितों को किसी भी तरह से हनन नहीं करेगा या प्रभावित नहीं करेगा। जैसे कि मौलिक अधिकार, यहीं से हमारे मौलिक अधिकार को आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद इनेबल द गवर्नमेंट टू इनेबल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। समाज का कुछ लक्ष्य है, हाँ, लोगों के विकास के लिए समाज कार्य करे। तो जो लोग हैं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के, उनके उत्थान के लिए सरकार कार्य करे, उन नागरिकों के हितों के लिए कानून बनाए, के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उन्हें शक्तियाँ प्रदान करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा याद रखिएगा, जो बनाएंगे ना वो हर चीज़ को देखेंगे कि हमारे कंट्री के हिसाब से क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी चाहिए और क्या नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि इन्हें बाहर से लिया गया है या बहुत सी चीज़ें हमने डायरेक्टली ले ली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने कोई भी देश के संविधान से जो चीज़ें उठाई हैं उसमें से हमने अच्छाइयाँ ली हैं, बुराइयाँ हटा दी हैं, और इसके साथ साथ हमने क्या किया है, हमारे देश के हिसाब से उसको क्या किया है, हमने ढाला है। हमारे देश की स्थिति, परिस्थितियाँ, लोग, समाज के हिसाब से ढाला है ना। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से हमें पता चल चुका है संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों है और संविधान का कार्य क्या होता है। कि आगे हम देखेंगे मौलिक अधिकार, कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार कहाँ रखा गया, आपको समझ में आ गया क्यों रखा गया है। ताकि जो सरकार को शक्ति है, गवर्नमेंट को जो शक्ति हुई है प्राप्त, वो उसका दुरुपयोग ना करे और नागरिकों के हितों को ना खत्म कर दे। ठीक है, अब मान के चलिए अगर मौलिक अधिकार ही ना हो तो फिर तो आप तानाशाह सरकार आ जाए, बोलने का ही अधिकार ना रहने दे। ये भी चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसलिए फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले समझते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। लेट्स सी।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार क्या होते हैं। और मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं इसको, मौलिक अधिकार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेस होते हैं ना। फंडामेंटल राइट्स आर दोज क्लेम्स और एंटाइटलमेंट्स विच प्रोवाइड बेस फॉर द ओवरऑल मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के चहुमुखी विकास, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि के आधार प्रदान करते हैं और इसका आधारभूत स्तंभ होते हैं। आपके पास मौलिक अधिकार है इसलिए आपके पास बोलने का अधिकार है, आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है इसलिए आप किसी शहर में जाके पढ़ाई कर सकते हो। मान के चलो अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती, एमपी का व्यक्ति दिल्ली नहीं जा सकता तो कैसे कर लेते आप पढ़ाई, ये भी दिक्कत थी ना। आपके पास एक तरह से फंडामेंटल राइट्स हैं और ये अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार है इसलिए तो आप ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हो और तैयारी कर पा रहे हो, है ना, ध्यान कर पा रहे हो खुद का, खुद के परिवार का। ये फंडामेंटल राइट्स को इसलिए फंडामेंटल कहा गया है, मौलिक कहा गया है, एकदम मूल अधिकार कहा गया। ये क्या होते हैं, आधारभूत स्तंभ होते हैं किसी व्यक्ति के विकास का। अगर ये ना हो तो ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का विकास रुक जाएगा। अगर मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाऊं तो देखिए क्या हो सकता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक तरफ आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर तो आप ग्रोथ करोगे, आप लर्न करोगे, आप आगे बढ़ोगे दुनिया में, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि अफगानिस्तान में क्या कंडीशन है, वहाँ पर वुमेन के जो एजुकेशन है उसको बंद कर दिया गया, वुमेन एजुकेशन पर बैन लगा दिया गया है ना, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उनकी कंडीशन सोचिए आप कि वो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनकी ग्रोथ रुक गई, एक तरह से ग्रोथ ही नहीं हो रही है। फंडामेंटल राइट क्या होता है, एक आधारभूत स्तंभ होता है किसी व्यक्ति के विकास हेतु। ये चीज़ आपको अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी या ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा आपको सोचिए, आप कई लोग बोलते हैं कि हमें लेजीनेस फील होती है जब भी हम पढ़ाई करते हैं। एक बार ना याद कर लेना कि विश्व में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको शायद पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है और पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप पढ़ पा रहे हो क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। थोड़ा सा थैंकफुल हुई है और थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए ना, लेजीनेस वगैरह को सोच के जब भी आए ना ख्याल, एक बार ये सोच लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब हम इतिहास देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का इतिहास क्या था। हम जब एक एक आर्टिकल करेंगे तब तो हम देखेंगे, जैसे अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया है, और थोड़ा बहुत यूके से क्या क्या चीज़ें ली गई है, यूएस से क्या चीज़ें ली गई हैं, ये हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इतिहास की पृष्ठभूमि में क्या है, वर्ल्ड के लेवल पे और इंडिया के लेवल पे कब राइट्स की बात की गई है ना। लेट्स सी, अगर यहाँ हम देखें तो ये है किंग जॉर्ज, है ना, और इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो उनकी प्रजा थी, प्रजा नागरिक नहीं, नागरिकों के पास क्या होते हैं, नागरिक और प्रजा में एक बहुत छोटा सा अंतर होता है। जो नागरिक होंगे उनके पास क्या होगा, अधिकार ज़्यादा होंगे, कर्तव्य कम होंगे। जबकि अगर प्रजा है तो प्रजा के पास क्या होगा, कर्तव्य अधिक होते हैं और अधिकार कम से कम होते हैं। मैग्ना कार्टा जारी किया इन्होंने किसके लिए, प्रजा के लिए, मतलब सामंतों के लिए, और उसमें कुछ एक प्रपत्र था जिसमें कुछ अधिकार दिए गए प्रजा को। यहाँ से क्या हुई, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की बात शुरू हुई। इसके बाद अच्छे से अगर हम देखें तो यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल ऑफ राइट्स हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से मौलिक अधिकारों को स्थापित किया गया विश्व के स्तर पर, अगर सही तरीके से हम बात करें तो, ठीक है, क्या आप देख सकते हो यहाँ पर। अब ये तो हो गई विश्व की बात कि विश्व में यहाँ यहाँ हुआ सर। अब भारत के लेवल पर कब कब बात की गई, तो सबसे पहले 1895 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, एनी बिशन ने क्या किया, एक बिल ड्राफ्ट किया था, भारत का संविधान नामक, और उसमें कुछ क्या किया था, राइट्स की बात की गई, कुछ अधिकारों की बात की गई, पर कुछ अधिकारों की बात थी, ठीक है। और इसके बाद CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, अभी वाली नहीं, उस समय की 1918 की, से गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी जैसे जो ग्रेट लीडर्स थे उन्होंने बनाया था। तो यहाँ पर भी कुछ राइट्स की बात की है, याद रखिएगा। इसके बाद 1925 में महात्मा गांधी कमेटी में भी क्या किया गया, राइट्स की बात की गई। तो यहाँ 1 2 3 थर्ड टाइम, और फोर्थ टाइम कब बात की गई, फोर्थ टाइम बात की गई 1928 में, जब नेहरू रिपोर्ट आती है तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि उसमें भी बात की गई राइट्स की।
फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है ना। तो यहाँ से हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता है। और लास्ट में फाइनली कब देखने को मिलता है हमें, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो था ना रिजल्ट था तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज है ना, जो सभाएं हुई थी, उन तीनों का तो ये कह सकते हैं एक तरह से निचोड़ निकल के आया, वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ये कह सकते हैं। और उसमें जो बी आर अम्बेडकर साहब है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, काफ़ी अत्यधिक था, ये भी आप याद रखिएगा कि हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख लिया है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख ली है। अब हमें समझना है कि ये सब तो हमने समझ लिया, अब हमें ये समझना है कि पढ़ना कैसे है। तो एक छोटा सा ये कह सकते हैं आप लोग जिसको प्रवचन कहते हैं वही समझ लीजिए। पढ़ना ऐसे है कि पहले क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ के आओ क्लास 11th की, या फिर साथ साथ पढ़ो, क्योंकि उससे क्या होगा आपका बेस बनेगा थोड़ा सा। क्योंकि एनसीईआरटी में वो चीज़ें हैं जो आपके लिए सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेट्स वाई सबसे पहले एनसीईआरटी करना है। आफ्टर डेट क्या करना है, के पश्चात आपको एनसीईआरटी के पश्चात स्टैंडर्ड बुक्स में से कोई एक, लक्ष्मीकांत अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, वैसे मैं आपको एक तरह से पूरी डिटेल्स दे रहा हूँ वीडियोस में, लेकिन क्या है फिर भी आप अगर अपने खुद से पढ़ने की हैबिट भी रखोगे थोड़ा अच्छा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग तो मैं बनवा ही दे रहा हूँ। और कॉन्सेप्चुअल थोड़ा थिंकिंग स्टार्ट करो, बैठ के पढ़ बस मत लो, थोड़ा सोचना भी स्टार्ट करो, क्योंकि अगर जब तक कि आप सोचोगे नहीं, मान के चलो आपको अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का बताया, वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी ने आपसे पूछ ही लिया तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और मेंस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आपका तर्क शक्ति ही आपको मेंस निकल पाएगा, मेंस अगर आपको क्लियर करना है तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो आप लोग एक काम ये भी करोगे, थोड़ा सोचना चालू करोगे पढ़ने के साथ साथ, फैक्ट्स के दम पे आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो, और फैक्ट्स के साथ साथ वहाँ पे भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लगती है, जहाँ तक मैंने देखा हूँ प्रीलिम्स में। मेंस की भी हमें प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री में हम बैठ जा रहे हैं, है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही, के बाद के जो आगे के लेक्चर्स आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, एक एक लेक्चर्स में हम फंडामेंटल राइट्स के एक या दो आर्टिकल्स को समझेंगे, उनमें से रिलेटेड केस को समझेंगे, और उससे कैसे मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम समझने की पूरा तरीके से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या कर सकते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।